हेलो दोस्तों, मैं मनीष आपका दोस्त आपके साथ फिर हाजिर हूँ। आज की इस क्लास को हम क्लास 10 की इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर के साथ कंटिन्यू करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और कुछ फीचर के बारे में जानेंगे। जैसा कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियोज के अंदर देख लिया था कि जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बेस था वो क्या था दोस्तों, चार्ज था। और चार्ज के बेसिस के ऊपर ही हमारे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, जनरेशन होता है। या मोस्ट पर्टिकुलरली बोलूं तो किसका जनरेशन होता है, इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, जनरेशन होता है। या फिर इलेक्ट्रिकल करंट किसकी मदद से प्रोड्यूस होता है, वो हमारा बेस क्या था, चार्ज था। अब हमने ये देखा था कि चार्ज के नाम पे हमने देखा था कि चार्ज दो टाइप्स के थे, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो सबसे पहला हमने ये बोला था कि चार्ज या फिर इलेक्ट्रिसिटी का पिक्चर के अंदर आएगी जब चार्ज क्या होगा, फ्लो हो रहा होगा। जब और चार्ज फ्लो कब हो रहा होगा, यानी कि जब इसके ऊपर कोई ना कोई क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा, यानी कि कोई प्राइम कॉज ऑफ क्या हो रहा होगा, मोशन हो रहा होगा। तो हमने वहां पढ़ा था हमारे चैप्टर के अंदर कि हमारा जो चार्ज के फ्लो होने का जो प्राइम कॉज है वो क्या था, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस था, है ना दोस्तों। और हमने ये बात करी थी कि कौन फ्लो करता था, कि चार्ज तो दो टाइप के हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किसके कारण आ रहा था, प्रोटॉन्स के कारण आ रहा था, और नेगेटिव चार्ज किसके कारण आ रहा था, इलेक्ट्रॉन्स के कारण आ रहा था। तो हमने ओवरऑल बोला था कि जो चार्ज या फिर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए जिस टाइप का चार्ज फ्लो होता है वो कैसा टाइप होता है, नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज किसके द्वारा कंटेन किया जाता है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा कंटेन किया जाता है ना दोस्तों। तो आज की इस क्लास के अंदर हम बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक करंट की एक्चुअल डेफिनेशन है क्या। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली क्या है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। क्या दोस्तों, क्या है इलेक्ट्रिक करंट डेफिनेशन? बेसिकली बहुत सिंपल डेफिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, क्या बोल रहा हूं मैं दोस्तों, एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम के अंदर जितने नंबर ऑफ चार्जेस क्या होते हैं, फ्लो होते हैं, वही क्या हमारी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। मोस्ट पर्टिकुलरली फॉर एग्जांपल इसमें बात करूं कि मैंने एक सिंपल सा एक वायर ले लिया, ठीक है, और इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। इसका बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, और इस वायर का नाम देता हूं ए बी। तो इस ए बी वायर के अंदर दोस्तों, किसके अंदर, एक इस ए बी वायर के अंदर जितने नंबर ऑफ चार्जेस, क्या बोल रहा हूं, जितने नंबर ऑफ चार्जेस क्या हो रहे हैं, एक फिक्स पर्टिकुलर टाइम के अंदर क्या हो रहे होंगे, फ्लो हो रहे होंगे। फिक्स पर्टिकुलर टाइम यानी कि t=1 सेकंड के अंदर, t=2 सेकंड के अंदर, या फिर 1 घंटे में कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं, या 5 घंटे में कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं, वही हमारे किसको डिफाइन करेगा, इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करेगा। फॉर एन एग्जांपल मैं कहता हूं कि 1 घंटे में 5000 चार्ज क्या होते हैं, फ्लो होते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट कितना हो जाएगा, 5000 डिवाइडेड बाय कितना, 1 आवर। 1 आवर बोले तो कितना सेकंड, कितना सेकंड दोस्तों, 3600 सेकंड। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट। मैं इलेक्ट्रिक करंट के पर्टिकुलर फॉर्मूले पे आऊंगा, लेकिन मेरा मतलब क्या था कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, यानी कि पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर जितने क्या करते हैं, चार्जेस फ्लो करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। दोस्तों ये इलेक्ट्रिक करंट की जो डेफिनेशन है मोस्ट सिमिलर है किसकी डेफिनेशन से, हमारी वेलोसिटी की डेफिनेशन से या स्पीड की डेफिनेशन से। स्पीड की केस में क्या मतलब होता है, स्पीड का मतलब, स्पीड का मतलब हम देखने की कोशिश करें, स्पीड क्या है, स्पीड का मतलब हमारा बेसिकली क्या होता है, रैपिड डिविटी, रैपिडिटी। यानी कि रैपिडिटी मतलब क्या है कि कौन कितना तेज है, यानी कि तेजी से मतलब क्या है कि कम टाइम के अंदर दो लोग जितने जितनी जितनी जल्दी क्या करेंगे, डिस्टेंस क्या करेंगे, ट्रैवल करेंगे, उसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। और क्या होगा, यदि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रैवल करने में एक जना ज्यादा टाइम लेता है और एक जना क्या लेता है, कम टाइम लेता है, तो जो टाइम कम ले रहा है उसकी स्पीड क्या आ रही है, हमारी ज्यादा आ रही है। तो उसी तरीके से हमारे क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर यदि कम चार्जेस फ्लो हो रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा, कम होगा, और यदि ज्यादा से ज्यादा चार्ज फ्लो हो रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, ज्यादा है। यानी कि हम इलेक्ट्रिक करंट को क्या कह सकते हैं कि
चार्ज की जो स्पीड होती है वही हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। क्या बोल रहा हूँ दोस्तों, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, द स्पीड ऑफ चार्ज क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। वो पर्टिकुलर डेफिनेशन है या बेसिक सी डेफिनेशन है, ये कहीं भी पढ़ने को नहीं मिलेगी। ये खुद की ऑब्जर्वेशन से है कि आप सोचो कि आप कितना तेजी से जा रहे हो, आप पर्टिकुलर कितना तेजी से जा रहे हो, मतलब क्या हो रहा है कि इसमें क्या आप ये ऐसा सोचो ना कि कितने तेजी से क्या हो रहा है, चार्ज क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। यदि तेजी से चार्ज फ्लो हो रहा है तो उसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा हो गई। तो उसी प्रकार की क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट भी क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो इलेक्ट्रिक करंट की पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, यानी कि एक फिक्स टाइम के अंदर जितने नंबर ऑफ चार्जेस क्या होते हैं, फ्लो होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब इसके अंदर देखते हैं सर हमारे कि हमने क्या कंसीडर करा कि ए बी क्या है दोस्तों, ए बी हमने क्या मान लिया, एक मेटल का वायर है। और आप जानते ही हो यदि मेटल का वायर है तो इसमें क्या पाए जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इसको यदि मैं थोड़ी सी भी एनर्जी दूंगा तो क्या करेंगे, इजीली क्या कर जाएंगे, फ्लो कर जाएंगे। और कैसा फ्लो होगा, हमेशा हायर पोटेंशियल रीजन टू लोअर पोटेंशियल रीजन की ओर, है ना दोस्तों। तो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसकी साइड से पॉजिटिव हायर पोटेंशियल रीजन की साइड से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, बाहर निकलना चालू करेंगे इस तरीके से, है ना दोस्तों। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना चालू करेगा हाई पोटेंशियल रीजन से। और कहां हो गए, ए स्टेट पे इंसिडेंट हुई और वायर के थ्रू कंडक्ट होते 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 कहां पहुंच गई, डी पॉइंट को बैटरी के नेगेटिव फ्री सेगमेंट पे आ गए। तो करंट का जो फ्लो हुआ आपका हायर पोटेंशियल रीजन टू लोअर पोटेंशियल रीजन। लेकिन सर एक्चुअल में तो ऐसा होता नहीं है ना, क्योंकि हमने तो सर ये पढ़ा था कि जो हायर पोटेंशियल रीजन है वो तो कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीड के थ्रू वर्क करता है ना। यानी कि जहां पॉजिटिव चार्ज बैठा हुआ है क्या है, वहां पे कौन बैठे हुए होते हैं, पॉजिटिव चार्ज बैठे हुए होते हैं। तो सर ये इलेक्ट्रॉन कैसे आ गया, तो दोस्तों होता क्या है एक्चुअल के अंदर, जो इलेक्ट्रॉन तो एक्चुअल में जो मूव करते हैं वो तो कैसे वर्क करते हैं, इस नेगेटिव के थ्रू। जो मैं ब्लैक मार्कर शो कर रहा हूं वो इलेक्ट्रॉन कैसे निकलते हैं, नेगेटिव से बाहर निकलना चालू करते हैं इस तरीके से, और इस वायर के थ्रू कंडक्ट होते होते कहां चले जाते हैं, पॉजिटिव की साइड चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन हमने क्या मान रखा है, कन्वेंशन मान रखा है। क्या मान रखा है, कन्वेंशन कि जो चार्जेस या जो इलेक्ट्रॉन तो कैसा फ्लो होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव ही फ्लो होता है। लेकिन हमने कन्वेंशनल करंट के अकॉर्डिंग क्या मान रखा है कि जो करंट जो फ्लो होता है वो कैसा फ्लो होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्योंकि नेचुरली जो जो चीजें फ्लो होती है वो हमने देखा था कैसा फ्लो होती है, हायर रीजन टू लोअर रीजन की ओर। तो हमने भी क्या बोला था, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो कैसा टर्मिनल होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है। और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो कैसा होता है, लोअर टर्मिनल होता है। तो नेचुरल जो फ्लो होगा वो कैसा होगा, हायर टू लोअर। तो हमने कन्वेंशनल करंट के अकॉर्डिंग हमने क्या बोल रहे हैं, कन्वेंशनल करंट। देखो कन्वेंशनल करंट के अकॉर्डिंग डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन कैसा होता है कन्वेंशनल करंट के अकॉर्डिंग, हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो की हम बात करें तो हमने क्या देखा था कि जब हमने इस तरीके से फ्री बॉक्स रख दिए थे इस तरीके से दो, और हमने बोला कि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज कहाँ की ओर फ्लो होगा, पॉजिटिव की तरफ फ्लो होगा, है ना। तो एक्चुअल में निकला कहाँ से होगा, इस नेगेटिव पार्ट से तो निकला होगा, क्योंकि खुद का चार्ज तो क्या था, उसके पास नेगेटिव था ना। नेगेटिव किसके पास जाना चाहता है, पॉजिटिव के पास जाना चाहता है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। आगे दोस्तों बात समझ में क्या कह रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर टाइम में कितने नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो कर जाते हैं किसी पर्टिकुलर वायर के अंदर से, वो क्या कहलाता है, हमारा इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। तो मतलब कि क्या है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड हमारा इलेक्ट्रिक करंट। अब हम इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन के अंदर हम बात करें तो हमने क्या बोला था कि किसी भी टाइप का जो फ्लो होता है वो कैसा फ्लो होता है, हायर रीजन टू लोअर रीजन। हमने एग्जांपल दिया था ना एंड का, इस तरीके से। हमने ये बोला था ना, यदि इन दोनों के लेवल के बीच में क्या है, डिफरेंस है, ये h हाइट का डिफरेंस है। यदि हाइट का डिफरेंस है तो फ्लो कैसा होगा,
कौन सी बात है, हायर वाटर लेवल से लोअर वाटर लेवल की तरफ, है ना, यानी कि नेचुरली जो फ्लो हो रहा है वो कैसे फ्लो हो रहा है, हायर टू लोअर। तो उसी कन्वेंशन को हमने फॉलो करते हुए हमने क्या बोला, जो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो किसकी डायरेक्शन को फॉलो करता है, एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन को फॉलो करता है, पॉजिटिव चार्ज की फ्लो होने की डायरेक्शन को फॉलो करता है। कौन, हमारा कन्वेंशनल करंट, क्योंकि एक्चुअल में जो नेगेटिव चार्ज है वो तो कैसे फ्लो होता है, कैसे फ्लो होता है दोस्तों, नेगेटिव टू पॉजिटिव की ओर। बात समझ में आ रही है दोस्तों। तो कन्वेंशनल करंट के अकॉर्डिंग हमने डेफिनेशन किसकी मान रखी है, या फिर डायरेक्शन किसकी मान रखी है, पॉजिटिव चार्ज की फ्लो होने की डायरेक्शन मान रखी है। बात समझ में आ रही है। सो वो जो पॉजिटिव चार्ज का हमने किसके लिए मान रखा है, केवल कन्वेंशनल के लिए मान रखा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट आपके माइंड में क्लियर है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है आपका, उसका डायरेक्शन क्या होता है। तो अब हम इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्मूले के ऊपर चलते हैं। तो जैसा कि हमने डिस्क्राइब किया कि इलेक्ट्रिक करंट है, तो इलेक्ट्रिक करंट को किस कौन से सिंबल से सिंबलाइज किया जाता है दोस्तों, कैपिटल आई के थ्रू क्या करता है, सिंबलाइज किया जाता है। अब हमने क्या बोला, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, यानी कि क्या होगा, नंबर ऑफ चार्जेस, ठीक है ना, किसके अंदर, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, क्योंकि रेट का जो मतलब होता है दोस्तों वो क्या होता है, टाइम, है ना। तो क्या हो गया, नंबर ऑफ चार्जेस किसके अंदर, पर यूनिट टाइम के अंदर, वही किसका फॉर्मूला कहलाया, हमारा करंट का फॉर्मूला कहलाया, यानी कि आई बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ चार्जेस का सिंपली चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है दोस्तों। अब हम जानते हैं कि चार्जेस को हम किसमें मेजर करते हैं, कूलाम में मेजर करते हैं, तो सिंबल सी हो गया, और टाइम किसमें मेजर करते हैं दोस्तों, सेकंड के अंदर मेजर करते हैं, तो ये क्या हो गया, सेकंड हो गया। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, कूलाम पर सेकंड। इसी कूलाम पर सेकंड को वन वर्ड में दोस्तों क्या बोला जाता है, एम्पियर। क्या बोला जाता है दोस्तों, क्या बोला जाता है, एम्पियर। और एम्पियर या फिर हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किसी भी मटेरियल की कैसी क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। यानी कि क्या बोल रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है, हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी, ध्यान रखना दोस्तों। और इसकी यूनिट क्या रहती है हमारी, एम्पियर। एम्पियर किसके नाम पे दिया गया, एम्पियर हमारे साइंटिस्ट के नाम पे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है दोस्तों। हमने जैसे कि डिस्कस किया था, चार्ज को किसने सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, हमारा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ठीक है। तो करंट सबसे पहले जो डिस्कवर किया था वो किसने किया था, एम्पियर ने किया था, ठीक है दोस्तों। आपके माइंड में क्लियर है डेफिनेशन कि भैया एक्चुअल में इलेक्ट्रिक करंट क्या है कि एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम के अंदर जितने नंबर ऑफ चार्जेस क्या होते हैं, फ्लो होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, करंट कहते हैं। या फिर सिंपली रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड करंट, ठीक है ना दोस्तों, बात क्लियर है। यहाँ से आपकी एम्पियर भी समझ में आ रहा होगा। और आपसे कई बार पूछा जाता है कि 1 एम्पियर क्या डेफिनेशन बताओ, किसकी दोस्तों, 1 एम्पियर की। तो आप 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे, देखो मैंने क्या कंसीडर कर लिया, अगेन मैंने क्या कंसीडर कर लिया, एक मेटेलिक वायर है जिसको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है दोस्तों। अब मैंने क्या बोला कि यदि इस वायर के अंदर से 1 सेकंड में, क्या बोल रहा हूं दोस्तों मैं, इस वायर के अंदर से 1 सेकंड के अंदर से केवल 1 कूलम क्या होता है, चार्ज क्या होता है, फ्लो होता है। क्या बोल रहा हूं, 1 सेकंड के अंदर से 1 कूलम चार्ज ही क्या होता है, फ्लो होता है। तो करंट कितना प्रोड्यूस होगा, इस वायर के अंदर जो करंट प्रोड्यूस होगा वो कितने किसके बराबर होगा, 1 एम्पियर के बराबर होगा, ठीक है बात दोस्तों। बात समझ में आ रही है कि 1 एम्पियर किसके बराबर है। यदि आपका कितना हो रहा है कि टाइम कितना बोल दिया हमने, 1 सेकंड के अंदर, ठीक है, कितना चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं दोस्तों, 1 कूलम चार्जेस फ्लो हो रहे हैं। तो आपका जो करंट जो प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा, 1 एम्पियर, ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रही है। इसी के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, एक कूलम चार्ज को भी डिफाइन कर सकते हो कि 1 कूलम चार्जेस किसके बराबर होता है। तो 1 कूलम चार्जेस को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, यदि किसी मेटेलिक वायर के अंदर से, क्या बोल रहा हूं दोस्तों, किसी मेटेलिक वायर के अंदर से यदि 1 सेकंड में, क्या बोल रहा हूं, 1 सेकंड के अंदर से यदि 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, क्या बोल रहा हूं, 1 सेकंड में 1 एम्पियर क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो जितने नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो होंगे वो किसके बराबर होगा,
1 कूलाम के बराबर हो रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपने किसको डिफाइन कर दिया, 1 एम्पियर को भी डिफाइन कर दिया और 1 कूलाम को भी डिफाइन कर दिया, क्योंकि 1 कूलाम को हम इसी तरीके से डिफाइन करते हैं कि यदि किसी मेटेलिक वायर में से 1 सेकंड में 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें कितने नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो हो रहे होंगे, 1 कूलाम चार्जेस क्या हो रहे होंगे, फ्लो हो रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब तक हमने क्या देख लिया, अब तक हमने देख लिया कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की बेसिकली जो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं एक्चुअली में, और इलेक्ट्रॉन की जो फ्लो होने की डायरेक्शन है वो कैसी है दोस्तों, नेगेटिव टू पॉजिटिव है। ठीक है ना दोस्तों, देखो हुआ क्या, आपको धीरे में मोस्ट और डीप में लेके चलूं कि एक्चुअली इस वायर के अंदर हो क्या रहा है वो देखते हैं। अब क्या होगा दोस्तों, देखो मैंने क्या करा, अगेन एक सेल के थ्रू क्या कर दिया, एक वायर को एक बी वायर को हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये किसका वायर था, मेटल का वायर था। आप जानते हो कि ये मेटल का वायर है, तो इसमें क्या पाया जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। अब क्या हो गया, ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल के कारण क्या क्रिएट कर रहा होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा होगा। ठीक है, अब क्या हो रहा होगा, तो नेगेटिव साइड से क्या होंगे, इसके पास भी क्या होगा, सेल है, सेल के पास क्या होगी, कोई ना कोई क्या होगी, इसके अंदर रेडॉक्स रिएक्शन हो रही होगी। रेडॉक्स रिएक्शन से क्या होगा, चार्ज क्या होगा, सेपरेट हो रहे होंगे। यदि चार्ज सेपरेट हो रहे होंगे तो किसका फॉर्मेशन हो रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज का और नेगेटिव चार्ज का। तो क्या बोल रहा हूँ, जो नेगेटिव चार्ज हो रहे हैं दोस्तों, क्या, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली किसके कारण होता है, नेगेटिव चार्जेस के कारण फ्लो होता है। तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज कौन कैरी कर रहा होगा, आपका इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करना, मूव करना चालू करना, मूव करना चालू करना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कौन बैठा हुआ, पॉजिटिव टर्मिनल बैठा हुआ है, तो ये नेगेटिव चार्जेस किससे अट्रैक्ट हो रहे हैं, इस पॉजिटिव चार्ज के थ्रू। तो ये इंटरनली तो मूव नहीं कर सकते हैं, क्या बोल रहा हूँ दोस्तों, ये इंटरनली मूव नहीं कर सकते सेल के अंदर, तो ये क्या होंगे, एक्सटर्नली मूव करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करने लगे यहाँ पे, एक्सटर्नली। अब एक्सटर्नली यदि मूव करने लगे तो यहाँ पे क्या होगा, पक्की बात है कि यदि जो इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन के पास कुछ ना कुछ, क्योंकि उन्होंने क्या देखा होगा, अपने वो देखा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखा होगा, तो पर्टिकुलर शेल्स के अकॉर्डिंग या पर्टिकुलर जो उनका वो क्या होता है, ऑर्बिट होता है, उस ऑर्बिट की क्या होती है, पर्टिकुलर एनर्जी होती है। तो उस पर्टिकुलर एनर्जी को क्या कर रखा होगा, ग्रैब कर रखा होगा। अब यदि उस एनर्जी को वो क्या करते हैं, लूज करते हैं, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, उस ऑर्बिट को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं ना। कैसे बात कर रहा हूँ देखो दोस्तों, देखो फॉर एन एग्जांपल मैं बोल देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ये मेरा फ्री इलेक्ट्रॉन है, क्या है दोस्तों, ये मेरा एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। यदि ये मेरा फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इस ऑर्बिट के अकॉर्डिंग यदि मैं किसकी थ्योरी लगाऊं, बोर की थ्योरी लगाऊं, बोर की थ्योरी लगाऊं, तो बोर की थ्योरी ने क्या बोला था कि हर फिक्स ऑर्बिट के अंदर क्या होती है, पर्टिकुलर क्या होती है, एनर्जी होती है, जो किसके पास होती है, एक इलेक्ट्रॉन्स के पास होती है। अब यदि ये इनके पास क्या हो रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री टू मूव है, तो इसके पास कुछ ना कुछ तो क्या होगी, एनर्जी होगी। अब उस एनर्जी के साथ क्या हुए होंगे, ये यहाँ पे इस वायर के थ्रू क्या होना चालू होंगे, कंडक्ट होने चालू होंगे। अब इस वायर के अंदर जो उनको और क्या मिल गए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। यदि और फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल गए तो इन्होंने क्या करा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हुआ, कॉलिजन हुआ। और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में यदि कॉलिजन होता है तो आप जानते हैं क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है। यानी कि क्या बोल रहा हूं मैं कि कॉलिजन के कारण एनर्जी का ट्रांसफर हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन वाइज इलेक्ट्रॉन क्या होती है, एनर्जी का क्या होता चला गया, ट्रांसफर होता चला गया इस वायर के अंदर से। और क्या होने लगे, ये पॉजिटिव टर्मिनल के पास पहुंच गए। अब पॉजिटिव टर्मिनल के पास पहुंच गए तो ये क्या हो गया, डिफ्यूज हो गए, यानी कि न्यूट्रलाइज हो गए, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर क्या हो जाते हैं, तो क्या होती है, आपके जो ऑर्बिट होता है या एटम होता है वो क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। अब यदि न्यूट्रलाइज हो गए तो क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन तो क्या हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए, लेकिन इसके अंदर अगेन किसके अंदर एंटर कर रही है, सेल के अंदर एंटर कर रहा है। सेल के अंदर एंटर करने से कारण क्या होगा, अगेन रेडॉक्स रिएक्शन चालू हो जाएगी और अगेन क्या होगा, चार्जेस का न्यू फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इन दिस वे क्या होगा कि कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे, फ्लो कर रहे होंगे, फ्लो कर रहे होंगे, फ्लो कर रहे होंगे, कहां से, नेगेटिव टू पॉजिटिव की साइड। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आई। तो इंटरनली इसके अंदर ये चल रहा है इस वायर के अंदर। ठीक है दोस्तों,
और हमने क्या बोला कि आप यहाँ पे डायरेक्शन की हमने बात कर ली थी, जो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहे हैं वो नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होते हैं, ठीक है। यदि हम बोलते थे कि भैया पॉजिटिव चार्जेस भी तो होता है, तो हमने क्या करा, डायरेक्शन उसी की मान ली कि पॉजिटिव चार्जेस कैसे फ्लो होते हैं, तो पॉजिटिव चार्जेस की डायरेक्शन कैसे होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो कर रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, हमारे पॉजिटिव चार्जेस कैसे फ्लो करेंगे, यानी प्रोटॉन्स कैसे फ्लो करेंगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। तो हमने इसकी हमसे पूछा जाए कि हमने करंट को डिफाइन करते हुए किस टाइप के चार्जेस की डायरेक्शन को फॉलो किया है, तो आपका आंसर होगा पॉजिटिव चार्ज, और मोस्ट पर्टिकुलरली बोला जाए तो इसकी प्रोटॉन्स की, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा क्या था, कन्वेंशनल करंट था। हमने करंट की क्या डायरेक्शन को मानते हुए क्या माना, कन्वेंशन माना। क्यों माना है आपके बारे इसके बारे में आपको पता चला, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट क्या बोलेंगे कि भैया ये आप सब ने आपने करंट बता दिया, अब ये देखना चाहते हैं क्योंकि एक्चुअल में इलेक्ट्रिक करंट के बेसिस पे ही तो हमारा क्या होता है, घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, और आपको यदि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो ये इलेक्ट्रिसिटी या ये करंट जो है ये किस किस चीजों पे डिपेंड करता है उसके बारे में सोचते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो उसके लिए वापस एक एनालॉजी देखते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या कंसीडर किया कि दो बॉडीज हैं, एक बॉडी क्या है, हॉट है, और एक बॉडी क्या है, इंटरमीडिएट टेम्परेचर के ऊपर है। जो हॉट बॉडी है उसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और इंटरमीडिएट बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। आप क्या देख लो कि क्या दोनों के बीच में क्या टेम्परेचर डिफरेंस है, क्या है टेम्परेचर डिफरेंस, यानी कि डेल्टा टी प्रेजेंट है। अब डेल्टा टी प्रेजेंट तो है तो किसका फ्लो होगा, हीट का फ्लो होगा, हीट बोल रहे हैं या फिर एनर्जी का फ्लो होगा, हाँ ना दोस्तों, होगा ना। यदि क्या होगा, हीट का फ्लो होगा। अब हीट का फ्लो कब तक होगा, जब तक कि क्या हो जाएगी, दोनों बॉडीज का टेम्परेचर क्या हो जाए, इक्वल ना हो जाए, यानी कि इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं आ जाए। जैसे कि हम डिस्कस किया था पहले कि कोई भी चीज फ्लो क्यों होती है, क्योंकि इन इक्विलिब्रियम प्रेजेंट होता है। यदि इक्विलिब्रियम प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, कोई भी चीज फ्लो नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेम्परेचर है 100, यहाँ पे टेम्परेचर है 40, ठीक है। तो क्या होगा, मैं बोल देता हूँ कि जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसी के अकॉर्डिंग क्या होगी, हीट फ्लो होगी, यानी कि मैं बोल देता हूँ कि 60% हीट फ्लो होगी, ठीक है। ऑन एन एवरेज, मुझे हीट का फॉर्मूला नहीं पता, ठीक है। अब मैं आपसे एक दूसरी बात बोलता हूँ, मैंने इसका टेम्परेचर तो 100 ही रखा, मान लो इस दूसरी बॉडी का टेम्परेचर कितना हो गया, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। अब क्या होगा, डेल्टा टी क्या हो गया, पहले ही कंपैरिजन में क्या होगा, इसको डेल्टा टी पहले वाले को मैं डेल्टा टी पर नाम देता हूँ, अब नया वाला जो है डेल्टा टी टू है। अब आप क्या देख रहे हो कि डेल्टा टी टू क्या हो गया, ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू डेल्टा टी वन, है ना। पहले 100 था, अब पहले कितना चेंज 60% था, अब कितना आ जाएगा 80%। अब यदि 80% आ गया तो क्या होगा, ज्यादा हीट फ्लो होगी, ऑफ सी बात है, डेल्टा टी आया तो क्या होगी, मोर हीट होगी, है ना, ठीक है ना दोस्तों। तो क्या देखें कि भैया जैसे जैसे क्या हो रहा है, डिफरेंस बढ़ता चला जा रहा है, क्या बोल रहा हूँ, डिफरेंस क्या होता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, हीट भी क्या होती चली जा रही है, फ्लो होना क्या हो रहा है, तेजी से होती जा रही है, और क्या होता है, ज्यादा अमाउंट में फ्लो हो रहा है, क्या बोल रहा हूँ, मोर अमाउंट में हीट फ्लो हो रही है। इसका मतलब क्या है, मोर अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है ना दोस्तों। या फिर इसको हमारे वो हाइट वाले वाटर लेवल के थ्रू समझे, मान लो कि पहले जो हाइट थी, दोनों आपके माइंड में बनाए देता हूँ वापस। ये इसका वाटर लेवल है, ये इसका वाटर लेवल है, फॉर एग्जांपल, और इसको नाम में दे देता हूँ h2। तो क्या हो गया, हाइट का डिफरेंस है तो क्या होगा, फ्लो होगा। अब मैं क्या बोलता हूँ, सेकंड केस में क्या बोल देता हूँ कि क्या है, वाटर लेवल का डिफरेंस क्या हो गया, और ज्यादा हो गया। मान लो ये हाइट क्या होगी, इस तरफ आ गई और ये अपनी तरफ है, तो क्या हो गया, ये h2 हो गया, है ना। यानी कि हाइट का डिफरेंस क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो क्या होगा, ज्यादा तेजी से क्या होगा, ज्यादा, या फिर मैं बोल दूं कि ज्यादा क्वांटिटी में क्या होगा, वाटर क्या होगा, फ्लो होगा, सही बात है ना। तो सिमिलरली क्या देख रहे हैं कि आपने यहाँ देखा था कि वाटर को फ्लो कराने के लिए के जो टाइम कॉस्ट था वो क्या था, हाइट का डिफरेंस था। यहाँ पे आपने देखा था हीट को जो फ्लो कराना था उसका जो प्राइम कॉस्ट था वो क्या था, टेम्परेचर डिफरेंस था। तो आपने यहाँ पे भी तो पढ़ा था
कि यदि आपको इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराना है तो उसका प्राइम कॉज क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ या ना, सही बात है ना दोस्तों। यदि आपको ज्यादा अमाउंट में करंट प्रोड्यूस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी तो क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही ज्यादा क्या हो गया, करंट हो गया, है ना दोस्तों। बात समझ में आ रही है इसी एनालॉजी के अकॉर्डिंग। हम क्या बोल रहे हैं कि इसी एनालॉजी को फॉलो करेंगे। तो हमने क्या देखा था, जो चार्जेस को फ्लो कराना है, किसको फ्लो कराना है, चार्जेस को फ्लो कराना है। चार्जेस को फ्लो कराने के लिए टाइम कॉस्ट क्या था आपका, पीडी। और चार्जेस के फ्लो होने के कारण हो क्या रहा था, आपका करंट का फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही ज्यादा क्या होगा, करंट होगा। सही बात है दोस्तों। यानी कि मैं V बढ़ाऊंगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाऊंगा तो I भी क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। तो यही तो दोस्तों, यही तो स्टेटमेंट बोला था किसने, ओम्स ने। तो बेसिकली अब जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या है, ओम्स लॉ। क्या है दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ने क्या पढ़े, हम धीरे धीरे बात करें। क्या बोल कि हमने जैसा कि देखा कि जैसे जैसे हम क्या बढ़ाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे या वोल्टेज बढ़ाएंगे तो किसको बढ़ा देगा, अमाउंट ऑफ करंट को बढ़ा देगा। यानी कि बेसिकली हम देख क्या रहे हैं, डिपेंडेंसी ऑफ करंट। जैसा कि हमने अभी देखा कि करंट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है दोस्तों, वोल्टेज के ऊपर। यानी कि जैसे जैसे मैं क्या बढ़ाता चला जाऊंगा, वोल्टेज बढ़ाता चला जाऊंगा, वैसे वैसे क्या इंक्रीज होता चला जाएगा, हमारा करंट इंक्रीज होता चला जाएगा। तो ओम्स ने क्या बोला, ओम्स ने यही बोला, यदि किसी मेटेलिक वायर की फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में किसने क्या बोला, यदि उसकी लेंथ, एरिया और मटेरियल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, टेम्परेचर, इसका एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर यदि क्या है, कांस्टेंट है, ये सब क्या है चीजें, कांस्टेंट है। तो क्या बोला, किसी भी मेटेलिक वायर, किसी भी मेटेलिक वायर की एजिस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, किसी भी मेटेलिक वायर फॉर एन एग्जांपल एक वायर क्या है, मेटेलिक वायर है, तो किसी भी मेटेलिक वायर के एजिस पे जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, वो क्या होगा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, करंट के प्रोपोर्शनल होगा। क्या बोला उसने, ओम्स ने क्या बोला, आपको देखो, यदि ये हमारा क्या है, मेटल का वायर है, किसका वायर है दोस्तों, मेटल वायर है, ठीक है। तो इसके एजिस पे, ये देखो दोस्तों, ये जो एजिस है, इसकी एजिस पे जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, क्या बोल रहा हूँ, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, वो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस लेट्स से V है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, उसके वायर में से फ्लो होने वाले करंट के। यानी कि सिंपली डेफिनेशन बोला जाए तो उसने क्या बोला, तो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के। लेकिन कंडीशन क्या है कि ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है, लेंथ, एरिया और मटेरियल क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो टेम्परेचर है वो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहता है। तो किसी भी मेटेलिक वायर की एजिस पे जितना ज्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, करंट के, ठीक है दोस्तों। तो इसके अकॉर्डिंग ओम्स ने क्या बोला, ओम्स के अकॉर्डिंग हम लिखना चाहें तो इसने क्या बोला कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। और यही बात हमने बोल रहे थे कि जितना ज्यादा हम वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा, या फिर जितना ज्यादा हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, आपका करंट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो डिपेंडेंसी में आपने सबसे पहला इलेक्ट्रिक करंट की डिपेंडेंसी देखी किसके ऊपर, वोल्टेज के ऊपर। सेकेंड जो डिपेंडेंसी है दोस्तों क्या है, वो मटीरियल कि इलेक्ट्रिक करंट किस टाइप के मटेरियल में फ्लो हो रहा है, ठीक है दोस्तों। मे बी हम बोल रहे कि वायर किसका हो सकता है, कॉपर का हो सकता है, सिल्वर का हो सकता है, एल्यूमिनियम का हो सकता है,
आयरन का हो सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है, ठीक है। जो सेकंड डिपेंडेंसी आएगी वो मटेरियल आएगी। अब वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, अगेन किसके अकॉर्डिंग आएगी, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आएगी। हम इस ओम्स लॉ को क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आप देखो ये है प्रोपोर्शनलिटी का साइन। अब हम सब जानते हैं यदि मेरे को प्रोपोर्शनलिटी के साइन को इक्वल टू के साइन में कन्वर्ट करना है तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के मैंने क्या लगाया, इक्वल टू लगाया, कांस्टेंट आया अपॉन आर इनटू आई, ठीक है दोस्तों। तो ये यहाँ पे आर है क्या, ये है अभी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है दोस्तों। और एक नया प्रॉपर्टी या इलेक्ट्रिक करंट की डिपेंडेंसी को डिफाइन करने वाला एक अनदर पैरामीटर, इसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं दोस्तों, रेजिस्टेंस। बात समझ में आ रही है। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन मटेरियल एज वेल एज, एक और वर्ड, एज वेल एज टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। इसलिए बोला था कि ओम्स लॉ में क्या बोला जाता है कि टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर भी क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है दोस्तों। तो ओम्स लॉ क्लियर हो रहा है कि ओम्स ने क्या बोला कि किसी भी मटेरियल वायर के ऊपर जितना या फिर उसकी एजिस पे जितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जितना अमाउंट ऑफ फ्लो क्या हो रहा है उसके अंदर, करंट हो रहा है, ठीक है दोस्तों। यानी कि बी के इसके प्रोपोर्शनल है, आई के प्रोपोर्शनल है, ठीक है दोस्तों। और जब हमने इसको सॉल्व किया तो हम क्या देख रहे हैं, बी इक्वल्स टू क्या आया, आर आई, या फिर आर क्या था, रेजिस्टेंस था। और ये क्या होता है, किसकी प्रॉपर्टी होती है, किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, और किसके ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है, ठीक है। हम फर्दर देखेंगे कि रेजिस्टेंस जो है फर्दर और किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, लेकिन अभी किसकी प्रॉपर्टी होती है, रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि अभी हम जो बात कर रहे हैं वो डिपेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो ये क्या था, ओम्स लॉ था। अब यदि मैं ओम्स लॉ को यदि थोड़ा सा और इसके कुछ नॉलेज एक्स्ट्रा करने की कोशिश करूं तो यदि मैं क्या लिख सकता हूं कि R बराबर, यदि R क्या है यहाँ पे, तो R बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, V बाई आई, ठीक है ना दोस्तों। R बराबर क्या हो जाएगा, V बाई आई। अब V को आप लोग किसमें मेजर करते हैं, हम वोल्ट में, और I को किसमें मेजर करते हैं हम दोस्तों, एम्पियर में, ठीक है दोस्तों। तो इस रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी दोस्तों, वोल्ट बाई एम्पियर, और वोल्ट बाई एम्पियर को हम वर्ड में क्या बोलते हैं, वन वर्ड में बोला जाता है ओम। क्या बोला जाता है दोस्तों, ओम, जिसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, किस तरह, ठीक है दोस्तों। ऐसे बात समझ में आ रही है कि ओम किसकी यूनिट है, रेजिस्टेंस की यूनिट है, एक्चुअल में वो ओम है क्या, वोल्ट पर एम्पियर, ठीक है दोस्तों। अब यदि मैं यहाँ से कुछ कंक्लूजन के बारे में बात करूं कि यदि आपका पोटेंशियल डिफरेंस यदि किसी मटेरियल के ऊपर, या फिर हम जो सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं बैटरी यूज कर रहा हूं, तो बैटरी यूज कर रहा हूं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, उस बैटरी का, पर्टिकुलर बैटरी का तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यदि इस पर्टिकुलर बैटरी का, फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है, तो आप क्या देख रहे हैं, जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आई के, है ना दोस्तों। क्या देख रहे हो आप, ये रेजिस्टेंस है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आई के। यदि ये रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आई के, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि यदि मुझे ज्यादा करंट प्रोड्यूस करना है तो उस मटेरियल का रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, कम। ऑफ कोर्स की बात है ना, यदि आपको आई बढ़ाओगे, क्या करोगे, आई को इंक्रीज करोगे तो आर क्या होगा, कम। और हम चाहते ही तो क्या है कि करंट ही तो बढ़ाना चाहते हैं। यदि जितना इजीली से करंट फ्लो होगा तो हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस या फिर उसका जो आउटपुट होगा वो अच्छा होगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि यदि मेरे को करंट बढ़ाना है तो हमको एक ऐसा मटेरियल को यूज करना पड़ेगा जिसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, या तो हम करंट बढ़ाना है तो या तो हम क्या करें, वोल्टेज को इंक्रीज कर दें, ठीक है।
क्या करते हैं दोस्तों, पहला बात कि वोल्टेज को इंक्रीज कर देते हैं। सेकंड क्या करें कि सेकंड हम क्या इसको इंक्रीज कर सकते हैं, इसको सॉरी इंक्रीज सॉरी डिक्रीज कर सकते हैं किसको, रेजिस्टेंस को। यानी कि एक ऐसा मटेरियल यूज करना है हमको, एक ऐसा मटेरियल यूज करना है जिसका रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, जिसका रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, लो। ठीक है, जब जाके हमारा क्या होता है, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बात समझ में आ रही है दोस्तों। अब एक बार आपसे ये पूछा जाता है कि प्रूफ कीजिए सर इसको, क्या क्या करना हुआ था, ओम्स लॉ का प्रूफ। तो ओम्स लॉ का प्रूफ कैसे किया जाता है वो देखते हैं। तो ओम्स लॉ का प्रूफ करना है। ओम ने क्या बोला कि वोल्टेज किसके प्रोपोर्शनल है, आई के, लेकिन वायर का होना चाहिए से। तो हमने क्या करा, ओम्स लॉ को प्रूफ करने के लिए एक लाइट किया, 1 मीटर का हमने क्या ले लिया, कॉपर वायर ले लिया। क्या ले लिया, 1 मीटर का कॉपर वायर ले लिया, जिसका एरिया में कितना है, 1 मीटर स्क्वायर। क्योंकि हमको क्या बोला गया था, हमने एजम्पशन बोले थे ना, क्या होना चाहिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज कांस्टेंट रहनी चाहिए। कौन कौन सी, लेंथ, एरिया, मटेरियल और टेम्परेचर। टेम्परेचर भी मैं क्या बोल देता हूँ, कौन सा बोल देता हूँ, रूम टेम्परेचर। ये मैंने हमारे एजम्पशंस को फॉलो कर दिए। किसके एजम्पशंस थे, ओम्स लॉ के एजम्पशंस। ठीक है ना दोस्तों। तो इसने क्या बोला, यहाँ पे हमारा सॉरी कॉपर को देखें तो मटेरियल कांस्टेंट, 1 मीटर लेंथ मान ली, एरिया कांस्टेंट, टेम्परेचर में रूम टेम्परेचर मान लिया, क्या हो गया, कुछ कांस्टेंट। अब क्या बोला गया है कि यदि मैंने इस तरह का एक वायर मान लिया जिसकी लेंथ क्या है, 1 मीटर, एरिया कितना है, 1 मीटर स्क्वायर, इसको एक फिक्स पोटेंशियल डिफरेंस से मैं भी कनेक्ट कर रहा हूँ। लेट्स से जो इनिशियली जो मैं क्या कर रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा हूँ, वो कितना है, V है। ठीक है, तो ओम्स ने क्या बोला था कि V किसके प्रोपोर्शनल है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। ओम्स लॉ ने क्या बोला, ओम्स लॉ ने क्या बोला कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है। ठीक है, तो मैं एक छोटी सी टेबल बना लेता हूँ दोस्तों। यहाँ मैं क्या लिख देता हूँ, एक साइड है V वोल्ट, V स्टैंड फॉर वोल्ट और I स्टैंड फॉर करंट, जिसको हम मेजर कर रहे हैं एम्पीयर के अंदर। तो मैंने क्या करा, इनिशियली V1 देखा तो क्या होना चाहिए, करंट भी क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, तो I1 आया। इसी प्रकार यदि मैं वोल्टेज क्या करा, V2 करा तो करंट कितना आया, I2 आया। V3 करा तो क्या है, I3 आया। V4 किया तो कितना आया, I4 आया। इस तरह से क्या करूं मैं, यदि मैं अलग अलग वोल्टेज क्या करूं, अप्लाई करूं, क्या करूं दोस्तों, अलग अलग वोल्टेज पे करूं, अप्लाई करूं, तो करंट भी क्या आएगा, अलग अलग आएगा। तो मैं क्या, जब प्रूफ कब वैलिड होगा कि जब V किसको फॉलो करे, प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू I को। और हम यदि मैथमेटिकल के अकॉर्डिंग बात करें, यदि मैं V इज इक्वल टू RI को प्रूफ प्लॉट करूंगा, या प्रोपोर्शनलिटी वाली चीजों को मैं जब मैं प्लॉट करता हूं, या फिर लीनियर इक्वेशंस को मैं प्लॉट करता हूं प्रोपोर्शनलिटी के साथ, तो क्या आती है, एक स्ट्रेट लाइन आती है। तो यहाँ पे भी क्या है, V by I है, या V प्रोपोर्शनल टू I है। यानी कि जैसे जैसे मैंने क्या वोल्टेज प्रोड्यूस किया, वैसे वैसे क्या करंट आया। तो यदि मैं उसका क्या करूं, ग्राफ प्लॉट करूं, तो कैसा ग्राफ आना चाहिए मेरा, एक स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। यानी कि हम क्या कह रहे हैं कि ओम्स लॉ का जो ग्राफ आएगा, ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से देख सकते हैं कि ये मेरा I1, V1, I2, V2, I3, V3, कुछ इस तरीके से होगा। अब फर्स्ट की बात करें, ये सिंपली मैथमेटिकली बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि अलग अलग आप देखा जाए तो एक्चुअल में आपका इनपुट क्या था, वोल्टेज था, और आउटपुट क्या मिला आपको, करंट मिला। क्योंकि आप क्या करते हो, करंट आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते इस तरीके से, तब तक आप पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो आप किसको वैरी कर सकते हो, बैटरी को वैरी कर सकते हो, सेल को वैरी कर सकते हो, यानी कि आप पोटेंशियल डिफरेंस वैरी कर सकते हो। तो आपका एक्चुअल क्या एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा कौन, वोल्टेज आएगा, और आउटपुट कहां आएगा, वाई एक्सिस के ऊपर। तो ये ग्राफ कैसा होगा, कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, इनपुट क्या है, वोल्टेज, आउटपुट क्या है, करंट। ऐसे ही करते रहो दोस्तों। हम जब एक्स वाई ग्राफ प्लॉट करते हैं, यदि x + y = 2 आपको पुट करना है,
तो आप इनपुट किसको मानते हो, x को, और आउटपुट किसको मानते हो, y, है ना। ऐसे कहते हैं ना y इज इक्वल्स टू 2 प्लस x सिंपली। और आप क्या करते हो, ऐसा डब्बा बना लेते थे, याद होगा आपको, छोटी क्लास में यहाँ लिखते थे x, यहाँ लिखते थे y, ठीक है ना। अब x की वैल्यू 0 पुट करी तो y की वैल्यू 2 आई, यदि x की वैल्यू 1 पुट करी तो y की वैल्यू 3 आई। इस तरीके से आप बनाते थे ना, यानी कि इनपुट क्या बनता था x, यानी इनपुट हमेशा कहाँ आता था, x एक्सिस के ऊपर, और आउटपुट कहाँ आता था, हमेशा y एक्सिस के ऊपर। तो हमारा इनपुट क्या है, वोल्टेज, वोल्टेज क्या है हमारा इनपुट, और आउटपुट क्या है हमारा करंट है। तो हम क्या करें, V1 दिया तो V1 हमको यार सपोज यहाँ तो हमको क्या मिल गया, इसके ऊपर कुछ I1 करंट मिल गया। तो ये क्या था, V1 V2 V3 V4 I1 I2 I3 I4। तो यदि आपको ओम्स लॉ पुट करने की बोला जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग वोल्टेज पुट करनी पड़ेगी, और अलग अलग वोल्टेज के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। ये आपका ग्राफ कैसा आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आता है, क्या आता है, ग्राफ कैसा आना चाहिए दोस्तों, स्ट्रेट लाइन आता है। यदि आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है तो आप इसको प्रूव कर देते हो ओम्स लॉ को, ठीक है दोस्तों। तो ओम्स लॉ को प्रूव क्या करना है, आपको ग्राफ प्लॉट करना होगा, ठीक है दोस्तों। एक इसी ग्राफ से क्या आपको एक आउटपुट मिलता है कि यदि इस ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप आप फर्दर क्लासेस में पढ़ते हो, तो इस ग्राफ का जो स्लोप होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है। देखो दोस्तों क्या होता है, यदि मैं जनरली स्लोप की बात करूं तो स्लोप का मतलब क्या होता है कि ये जो लाइन है ना, स्लोप का मतलब क्या है, ये जो लाइन है ना, इस एक्सिस के साथ कितना एंगल बनता है, बेसिकली मतलब यही होता है। तो ये जो स्लोप होता है, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा कि tan थीटा जो होता है आपका, है ना, tan थीटा जो होता है वो किसको शो करता है, आपके स्लोप को शो करता है, ठीक है ना दोस्तों। तो यदि मैं इसी के अकॉर्डिंग बात करूं तो tan थीटा क्या होगा, i by v, tan थीटा की बात करूं तो क्या होता है जनरली y by x। अब y के कौन रखा हुआ है i, और x के ऊपर कौन रखा हुआ है v, तो थीटा बराबर कितना हो गया, tan थीटा बराबर I by v, यानी कि स्लोप किसके बराबर हो गया, I by v के। अब हम भी जानते हैं कि r बराबर क्या होता है, v by r, यानी कि 1 by ऑफ स्लोप, यदि मैं दोनों साइड 1 by कर दूं, 1 by tan थीटा कर दूं और इसको भी 1 by I by v कर दूं, तो आपका क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ देखें कि 1 by tan थीटा इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, v by i, और 1 by i का मतलब क्या है, 1 अपॉन स्लोप। तो यहां से हमें पता लगता है कि वन बाय स्लोप ऑफ ओम्स लॉ किसके बराबर होता है, आपके आर के, यानी कि रेजिस्टेंस के बराबर होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये बात ध्यान रखना कि ओम्स लॉ का जो स्लोप होता है उसका भी 1 बाय कर दिया जाए, 1 बाय ऑफ ओम्स लॉ स्लोप इसको रिप्रेजेंट करता है, आपके रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, इसको रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है दोस्तों। यहां तक बात समझ में आई आपने। अब नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है कि जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि 1 वोल्ट क्या होता है, 1 एम्पियर क्या होता है। तो सिमिलरली आपसे कई बार डिफाइन करने को पूछा जाता है कि 1 ओम रेजिस्टेंस कहते हैं किसे, तो वो भी देख लेते हैं। हम क्या देखा कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, V by I। यदि किसी मेटेलिक वायर के ऊपर हमने कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करा, 1 वोल्ट का, कितना क्रिएट किया दोस्तों, 1 by 1 वोल्ट का, और इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है, I जो फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है, 1 एम्पियर का करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो उस वायर के अंदर जितना रेजिस्टेंस क्रिएट होगा या फिर उस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा, आपके 1 ओम के बराबर। बस समझ में आ गया दोस्तों। क्या अगर आपने V की वैल्यू कितनी पुट करी, 1, I की वैल्यू भी क्या पुट करी, 1, तो रेजिस्टेंस भी कितना होगा, 1 ओम। यदि किसी मेटलिक वायर के सिरों पे मैं कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा हूं, 1 वोल्ट, और उसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो भी कितना हो रहा है, 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो उस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 1 ओम के बराबर होगा, ठीक है दोस्तों। सो आज की क्लास में हम इतना ही सफिशिएंट रखते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।